प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी प्रेमचंद के समस्या मूलक उपन्यासकार के रूप की। अर्थात प्रेमचंद के उपन्यासों में किस तरह से विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है और इसके साथ उनके समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस संदर्भ में हमारा विशेष ध्यान अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोनों उपन्यासों की ओर रहा है, रंगभूमि और गबन। इनके संदर्भ में ही हमने प्रेमचंद के उपन्यासों में समस्याएं विषय पर चर्चा की है। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी औद्योगिक समस्या की, मध्य वर्ग की समस्या की और ग्रामीण जीवन की समस्या की। इसी क्रम में आज की कक्षा में हम अगली कुछ समस्याओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले बात आती है वेश्याओं की समस्या। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज में प्रचलित वेश्याओं की समस्याओं पर भी ध्यान दिया है। प्रेमचंद अपनी पूर्व मान्यताओं की एक प्रकार से स्वयं ही आलोचना भी करते हैं, लेकिन इस आलोचना से या इन क्रांतिकारी विचारों से उनके पूर्व दृष्टिकोण का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता और प्रेमचंद जहाँ-जहाँ समस्याओं को उठाते हैं वहाँ-वहाँ उनके समाधान भी हमारे सामने रखते हैं। तो प्रेमचंद अपने कुछ उपन्यासों में इस समाज में प्रचलित इस वेश्या समस्या पर भी ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने समाज में प्रचलित वेश्या समस्या को इसलिए नहीं उठाया है कि इससे उनके उपन्यासों में सरसता आ जाए, बल्कि और यहाँ एक बात और भी है कि यहाँ पर वे नारी मनोविज्ञान की बारीकी में भी नहीं उलझे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण विशुद्ध सामाजिक है। प्रेमचंद बताते हैं कि किस प्रकार समाज में जो वेश्याओं की समस्या है वह हमारी दूषित आर्थिक व्यवस्था का ही अभिशाप है। अर्थात आर्थिक सामाजिक कारण मिलकर ही मनुष्य के मन को बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने कहीं भी वेश्याओं के जीवन के घिनौने रूप के चित्रण का तनिक भी वर्णन नहीं किया है। सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इस तरह से प्रेमचंद के उपन्यास आदर्श उपन्यास हमें लगते हैं। तो प्रेमचंद ने समाज की इस गंभीर समस्या की ओर जिस समस्या पर लगभग सभी सुधारकों का ध्यान गया है, उसकी चुनौती को पूरी ईमानदारी के साथ में स्वीकार किया और स्वीकार करके इसे अपनी सीमाओं में ही इसका हल देने का प्रयास किया है, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। तो गबन उपन्यास में देखिए कि जोहरा के रूप में एक वेश्या उपस्थित होती है। इस जोहरा को पुलिस ने मुखबिर रमानाथ की मनुहार के लिए नियुक्त किया था। गबन की जो नायिका है जालपा, उसकी त्याग वृत्ति से प्रभावित होकर वेश्या जोहरा का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह जालपा के शरण में आ जाती है। जालपा के समीप आकर, उसकी शरण में आकर वहीं आश्रय लेने के लिए उत्सुक भी हो जाती है। लेकिन प्रेमचंद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि हमारे समाज में वेश्याओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए देखिए कि गबन उपन्यास में प्रेमचंद
ज़ोहरा की मृत्यु की घटना दिखा देते हैं, अर्थात ज़ोहरा की मृत्यु हो गई है ऐसा बता देते हैं। तो ज़ोहरा के प्रभाव से हमें यह पता चलता है कि सुधारवादी आंदोलनों और संस्थाओं का समाज पर प्रभाव तो पड़ा था, लेकिन इतने सालों की रूढ़ियाँ बहुत आसानी से या इतनी जल्दी से दूर नहीं होती, यह भी सत्य है। तो यही कारण है कि हृदय परिवर्तन के बाद भी ज़ोहरा के लिए समाज में प्रेमचंद कोई स्थान नहीं बना सके। तो यह समस्या जो है, उन्होंने नारी जीवन की जो समस्या ये है, समाज की हमारी जो समस्या है, इसके संदर्भ में तत्कालीन परिस्थितियों की सीमा में रहकर ही उन्होंने अपने उपन्यास को लिखा है। इसके अलावा प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में, अपने कई उपन्यासों में विधवाओं की समस्या को भी उठाया है। विधवा हमारे समाज का उपेक्षित अंग समझी जाती हैं और प्रेमचंद के युग में तो उनकी स्थिति और भी दयनीय थी। तो उनके सामने विधवाओं के सामने बहुत सी विवशताएं थीं उस समय, और उन पर अत्याचार होते थे, परिवार में भी होते थे, परिवार के बीच रहकर भी होते थे, समाज के लोगों द्वारा भी होते थे, और उन्हें अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो प्रेमचंद ने जो विधवाओं की समस्या उठाई है, उसमें वो विधवा विवाह के लिए भी जगह रखते हैं। विधवा विवाह के रूप में इस समस्या का समाधान भी सुझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपन्यास हैं, उनमें प्रेमचंद ने जो विधवा विवाह की समस्या है, उसको बहुत ऊपर-ऊपर से या उथले रूप से नहीं देखा। वे इस समस्या की गहराई तक जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद के युग में विधवाएं अपने ही घर में उपेक्षित और अपमानित होकर विवशता का जीवन जीने के लिए विवश थीं, ये बात वे अच्छी तरह जानते थे। तो गबन उपन्यास में रतन नाम की एक विधवा की अवतारणा की गई है। इसके पति वकील इंद्रभूषण समृद्ध थे, और उनके जीवन काल में तो रतन बड़े ठाट-बाट के साथ रहती थी, किंतु उनके मरने के बाद संपत्ति पर उनके भतीजे मणिभूषण का वैध उत्तराधिकार हो जाता है। अब रतन उसी घर में, जिसमें कि वह एक रानी की तरह रहती थी, उसी घर में वह दूसरे के आगे मोहताज हो जाती है। रतन को अपनी इस विवशता से, अपनी इस स्थिति से विद्रोह होता है, और रतन कहती है कि न जाने किस पापी ने ये कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वत वंचिता हो जाती है। तो प्रेमचंद के समाज में विधवाएं जो है, विधवाओं की समस्या जो है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है, और वे उसका निरंतर समाधान करने का भी प्रयास करते हुए में दिखाई देते हैं। विधवाओं की समस्या केवल पुनर्विवाह से ही हल नहीं हो सकती। इस बात को प्रेमचंद ने अच्छी तरह समझ लिया था, और इसीलिए यही कारण है कि प्रेमचंद महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की जोरदार वकालत करते हैं। अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से महिला आत्मनिर्भर होगी, तभी उसका जीवन, चाहे विधवा के रूप में उसे बिताना पड़े, लेकिन तभी वह अपने स्वाभिमान के साथ में अपनी अस्मिता को बचाकर
वह तभी रह सकती है। इस बात को प्रेमचंद ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है। इस प्रकार से अगली समस्या जो प्रेमचंद के उपन्यासों में हमारे सामने आती है, उसमें हम कह सकते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उस समय हो रही थी, उसके उससे थोड़ा सा हटके हम देखते हैं कि समाज में जो उस समय प्रेमचंद के समाज में जो देसी रियासतें थी, उनके भीतर अलग तरह की समस्याएं जन्म ले रही थी। उनके कारण, उन देशी नरेशों के कारण अलग तरह की समस्या समाज में विकसित हो रही थी प्रेमचंद के समय में। तो भारतीय रियासतें, ये तो हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति में एक बड़ी रुकावट थी और उन राजाओं में नैतिक बल बिल्कुल नहीं के बराबर था। और एक समय था कि जब राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे, जनता भी सम्मान करती थी, लेकिन फिर उसके बाद राजाओं के नैतिक आदर्श गिर जाते हैं और प्रजा में भी उनके मन में विद्रोह की भावना आ जाती है। प्रजा भी उनके विरुद्ध उठकर खड़ी हो जाती है। तो ये जो देसी रियासतें हैं, इनके ये प्रेमचंद के समय में जो दूषित वातावरण था, इन रियासतों का वातावरण जितना दूषित था, वो प्रेमचंद जानते थे। क्योंकि मूलभूत दोष तो व्यवस्था का था। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने ना उस व्यवस्था को सुधारने और आदर्श बनाने का प्रयत्न किया और ना उससे समझौता किया। इस संदर्भ में हम रंगभूमि उपन्यास का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें रियासतों और देशी नरेशों की समस्या स्पष्ट रूप से चित्रित हुई है। रंगभूमि में आप रंगभूमि का जब कथानक का अध्ययन करेंगे, तो आप देखते हैं कि रंगभूमि में कुंवर भरत सिंह, रानी जानवी और विनय सिंह बनारस से संबंधित हैं। म्युनिसिपैलिटी के प्रधान कुंवर भरत सिंह के दामाद महेंद्र कुमार सिंह चतारी के राजा हैं और इंदु उनकी पत्नी है। बनारस के अतिरिक्त राजपूतानी की रियासत उदयपुर और जसवंत नगर का भी यहाँ चित्रण किया गया है और यहाँ पर उदयपुर के महाराजा और दीवान सरदार नीलकंठ सिंह प्रमुख है। और इन दोनों प्रदेशों का संबंध जिला हाकिम और जिलाधीश जो मिस्टर जोसेफ विलियम क्लार्क हैं, उनसे आता है। तो ये जो पात्र हैं, ये रियासतों और देशी नरेशों की जो यथार्थ स्थिति है, उसका चित्र हमारे सामने अंकित कर देते हैं यथार्थ रूप में। तो इन सभी राजाओं के नैतिक बल का बहुत ही यथार्थ और व्यंग्यात्मक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। वे कहते हैं कि इन नरेशों के, इन राजाओं का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। प्रेमचंद कहते हैं कि कायरता का दूसरा नाम राजा है। राजा से अभिप्राय देशी नरेशों से है यहाँ पर, जो भय के अवतार बने, अर्थात बहुत ही भयभीत रहने वाले हैं। उनके पास अपनी सामर्थ्य, अपना बल बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से रंगभूमि में ही देखिए, एक और स्थान पर रंगभूमि में आप देखते हैं कि प्रेमचंद बताते हैं कि रियासतों का जो शासन प्रबंध है, वो न्याय पर नहीं है, वो आतंक पर है। आतंक के माध्यम से ही वे अपनी जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रबंध है, उसको बनाए रखते हैं।
सरदार नीलकंठ सिंह जो इसमें रंगभूमि में है, वह विनय से कहता है कि उनके दिल से रियासत का भय जाता रहेगा और जब भय न रहा तो राज्य भी नहीं रह सकता। राज्य व्यवस्था का आधार न्याय नहीं, भय है। इस तरह से इन्होंने रंगभूमि में प्रेमचंद ने राजाओं की कापुरुषता, उनके भयपूर्ण जीवन, उनकी डावाडोल स्थिति और उनके विलासी जीवन का भी चित्रण प्रेमचंद ने इस उपन्यास में रंगभूमि में किया है। और इन राजाओं के और रियासतों के अस्तित्व के पीछे जो कारण है, उनका स्पष्टीकरण यहाँ पर प्रेमचंद इंदु के मुख से करवाते हैं। वह कहती है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की उस समय प्राण रक्षा की थी जब उनकी जानों के लाले पड़े हुए थे। सरकार उन एहसानों को मिटा नहीं सकती। तो राजाओं ने जो देशद्रोही कार्य और देश के प्रति जो विश्वासघात किया, उसके फलस्वरूप अंग्रेजी शासन के द्वारा बख्शिश के रूप में, इनाम के रूप में उन्हें ये रियासतें दी गई हैं। प्रेमचंद राजाओं के चित्रण तक में ही समस्या को स्पर्श नहीं करते, बल्कि और भीतर रियासतों के शासन प्रबंध पे भी प्रकाश डालते हैं। वास्तव में रियासतों की जो शासन प्रणाली जो दूषित हो गई थी, इसे बताना ही प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य है। राजाओं का तो वे चित्रण करके ही छोड़ देते हैं, उनके प्रति कोई घृणा का भाव पैदा नहीं होने देते हैं, लेकिन रियासती प्रबंध पर उन्होंने जगह जगह जिस तरह कटुता का परिचय दिया है, वह उस व्यवस्था की निरर्थकता का ही परिचय देती है। जसवंत नगर के शासन प्रबंध पर डाकू वीरपाल विनय के प्रश्न पर टिप्पणी करता है। देखिए, वीरपाल कहता है, डाकू वीरपाल कहता है विनय सिंह से, ये लोग प्रजा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इनमें न दया है न धर्म है। ये हमारे ही भाई बंद पर, हमारी गर्दन पर छुरी चलाते हैं। किसी ने जरा साफ कपड़े पहने और ये लोग उनके सिर हुए। जिसे घूस न दीजिए वही आपका दुश्मन है। चोरी कीजिए, डाके डालिए, घरों में आग लगाइए, गरीबों का गला काटिए, कोई आपसे न बोलेगा। बस कर्मचारियों की मुट्ठियां गर्म करते रहिए, दिन दहाड़े खून कीजिए, पर पुलिस की पूजा कर दीजिए, आप बेदाग छूट जाएंगे। आपके बदले कोई बेकसूर फांसी पर लटका दिया जाएगा। कोई फरियाद नहीं सुनता, कौन सुने? सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बस यही समझ लीजिए कि हिंसक जंतुओं का एक गोल है और सबके सब मिलकर शिकार करते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। इसके अलावा न्यायालयों पर भी वीरपाल व्यंग करता है और विनय से कहता है कि यहाँ के न्यायालयों से न्याय की आशा रखना चिड़ियों से दूध निकालना है। हम सब के सब इन्हीं अदालतों के मारे हुए हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, मैं अपने गांव का मुखिया था, किंतु मेरी सारी जायदाद केवल इसीलिए जब्त कर ली गई कि मैंने एक असहाय युवती को इलाकेदार के हाथ से बचाया था। बस इलाकेदार उसी दिन से मेरा जानी दुश्मन हो गया, मुझ पर चोरी का अभियोग लगाकर कैद करा दिया। अदालत तो अंधी थी, जैसा इलाकेदार ने कहा वैसा न्यायाधीश ने किया। ऐसी अदालतों से आप व्यर्थ की आशा रखते हैं। तो इस तरह के उदाहरणों से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में, गबन में,
गबन नहीं, सॉरी, यहाँ पर रंगभूमि में इस तरह के रियासतों और देशी राजाओं की समस्या को उठाया है और उन पर व्यंग के माध्यम से उनके कारण, उनकी स्थिति की चर्चा करते हैं।